हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह में। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट 1 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। बात करें हम सूरत अधिवेशन की, तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे। कौन किए थे? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस किए थे। और सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस में फूट हुआ वह क्यों हुआ? तो सन 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के चलाए जाने का जो तरीका था, उस तरीका में मतभेद हो जाने के कारण कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला विभाजन कब हुआ? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन सन 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति मृत्युदंड का क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। बात करें हम लोग अनुच्छेद 25 की, तो अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या है मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। बात करें हम लोग अनुच्छेद 78 की, तो अनुच्छेद 78 में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की यह कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराए। हम यूँ भी कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिए जाने का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जो पश्मीना ऊन है, उसको जीआई टैग दिया गया। बात करें जीआई टैग, तो भारत में पहली बार चाय को जो है क्या है जीआई टैग दिया गया था। बात करें बिहार में किस किस को जीआई टैग मिला है, तो बिहार की कतरनी चावल हो गया, शाही लीची हो गया, मगही पान हो गया, शिलाव का खाजा हो गया। इस सबको क्या है जीआई टैग का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री बनी? तो बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री बनी थी रेणु देवी। बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री बनी थी रेणु देवी। बात करें हम लोग अंजुबाला की, तो अंजुबाला भी वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की क्या है सदस्य है। अंजुबाला कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की क्या है सदस्य है। बात करें हम लोग अपर्णा यादव, तो अपर्णा यादव जो है बीजेपी महिला नेत्री है। बात करें किरण बेदी की, तो किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस है। भारत की पहली महिला आईपीएस है जिसने 1972 में आईपीएस बनी है। बात करें भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछे तो कौन है? सरोजनी नायडू है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, यहाँ दिया हुआ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस के तहत ग्रामीण आबादी के %% तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, उसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 75% और शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र के 50% आबादी को क्या है खाद्यान्न ऊर्जा क्रमशः 3 केजी, 2 केजी और 1 केजी, 3 केजी चावल, 2 केजी गेहूं और 1 केजी मोटे अनाज दिए जाने की बात कही गई है। तो ग्रामीण इलाका की कितने प्रतिशत? ग्रामीण में 75% और शहर में कितने प्रतिशत? शहर में 50%। यहाँ दिया गया है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होगा दोस्तों पीडीएस का फुल फॉर्म? पीडीएस का फुल फॉर्म होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस की शुरुआत जो है 1948 ईस्वी में हुआ था। पीडीएस की शुरुआत कब हुआ था? पीडीएस की शुरुआत 1948 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के पास
ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है, तो हम यहाँ ताप ऊर्जा की बात करी गई है, तो ताप ऊर्जा में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता महाराष्ट्र की है। सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किसकी है दोस्तों? सर्वाधिक उत्पादन क्षमता महाराष्ट्र की है। दूसरे नंबर पर थर्मल पावर में कौन सा है? गुजरात है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दे। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में किसने कहा था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास में यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। और बात करें हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU, तो BHU की स्थापना 1916 ईस्वी में, क्या 1916 ईस्वी में BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। पूछता है महामना उपाधि किसे दी गई है? तो महामना उपाधि पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया है, जिसने BHU की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के हिंदू विवाह में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपने इच्छा से विवाह करता है? तो ऐसे विवाह को क्या बोलते हैं? वैसे विवाह को गंधर्व विवाह बोलते हैं। वैसे विवाह को गंधर्व विवाह बोला जाता है। विवाह की प्राचीन तरीके कितने हैं? 8 है। विवाह के प्राचीन तरीके कितने हैं? 8 है। और राशि कितने हैं? तो राशि कितने होते हैं? राशि 12 है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। उपवेद भी 4 है। वेदांग कितने हैं? तो दोस्तों वेदांग 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण एवं छंद। अगला प्रश्न दिया गया है, कालानुक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? तो चलिए विचार करते हैं। सिकंदर की मौत बेबीलोन में, सिकंदर की मौत बेबीलोन में 323 BC में हुआ था। शक युग का आरंभ जो है 78 AD में हुआ था। हर्षवर्धन का राज्यारोहण, तो हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 AD में हुआ था। बात करें गुप्त युग की शुरुआत, तो गुप्त युग की शुरुआत 319-320 AD में हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सिकंदर की मौत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में जोनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के किस राज्य में? तो जोनबिल मेला असम में लगाया जाता है। जोनबिल मेला कहाँ लगाया जाता है? असम में लगाया जाता है। और असम में जोनबिल मेला हो गया, अम्बुशासी मेला हो गया। कौन सा मेला? तो जोनबिल मेला, अम्बुशासी मेला, अम्बुशासी मेला, ये सब मेला असम में लगाया जाता है। यहाँ बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड में एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा है दोस्तों? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। याद रखेंगे, इससे एक चीज़ है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन रहे कौन सा हॉर्नबिल? पक्के, क्या रहे? पक्के पागा हॉर्नबिल। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी 1765 में। बात करते हैं 1765 की, तो हम जानते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था? बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। इसी के द्वारा इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में उप दीवान की नियुक्ति कर दी थी। किसकी नियुक्ति कर दी थी? उप दीवान की नियुक्ति कर दी थी। और बंगाल के लिए उप दीवान किसे नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। और बंगाल के लिए किसको? बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को। और बिहार के लिए किसे? बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो सिताब राय को। बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? सिताब राय को। जबकि बंगाल का उप दीवान नियुक्त किसे किया था? तो बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया था राजा खां को। बात करें सन 1789 ईस्वी में, तो हम जानते हैं कि 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। 1789 ईस्वी में क्या हुआ था?
फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति विश्व स्तर पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। पूछा जाता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो यह फ्रांस की क्रांति की देन है। बात करें हम लोग स्वतंत्रता की, तो भारत की प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता? तो 5 तरह की स्वतंत्रता। 2 तरह की समानता। कितने? 2 तरह की समानता। कौन कौन? 2 तरह की समानता है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। 3 तरह के न्याय। न्याय कितने? 3 तरह के। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 34 किलोमीटर, कितने? 34 किलोमीटर तक बम्बई और ठाणे के बीच चली थी। बात करें हम लोग भारत में दूसरी रेलगाड़ी कब चली? तो भारत में दूसरी रेलगाड़ी 1854 ईस्वी में कहाँ से कहाँ? हावड़ा से हुगली तक चली। तो पहली रेलगाड़ी तो सब याद रखते हैं, लेकिन दूसरी रेलगाड़ी नहीं। तो याद रखेंगे, भारत में दूसरी रेलगाड़ी 1854 ईस्वी में 37 किलोमीटर की दूरी के लिए हावड़ा और हुगली के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। क्या कहा था दोस्तों? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बात करें हम लोग ऑप्शन 4 में ग्रांड ओल्ड लेडी, तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष या ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक पीवी नरसिम्हा राव है। इनकी ये पहली पुस्तक थी जो 1998 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 1998 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। बात करें पीवी नरसिम्हा राव की, तो पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर के 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन्हीं के प्रधानमंत्री के काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री थे। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है के नटवर सिंह। क्या दिया गया है? के नटवर सिंह। हाल ही में के नटवर सिंह और एमजे अकबर संयुक्त रूप से, क्या? के नटवर सिंह और एमजे अकबर संयुक्त रूप से एक पुस्तक का विमोचन करवाए हैं। वो कौन से पुस्तक है? गांधी। क्या है? गांधी ए लाइफ। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन के लेखक कौन है? तो एमजे अकबर और के नटवर सिंह दोनों ने इस पुस्तक को लिखा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का विषय क्या था? सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इस वर्ष जो मनाया गया है उसका थीम था सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। अगला प्रश्न है, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष या द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है 1921। 1921 ईस्वी को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, मतलब जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। और एक 1951 के बारे में भी पूछता है कि जनसंख्या का लघु विभाजक। 1951 क्या हो गया? लघु विभाजक। 1951 क्या हो गया? लघु विभाजक। जबकि 1921 क्या हो गया? महाविभाजक। 1921 क्या हो गया? महाविभाजक। बात करें हम लोग जनगणना की, तो जनगणना का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना को संघ का विषय रखा गया। जनगणना किस सूची का है? जनगणना संघ सूची का विषय रखा गया है, जिसे 7वीं अनुसूची के क्रमांक
69 पर देखा जा सकता है। बात करें भारत में पहली जनगणना की, तो भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लेकिन भारत में नियमित जनगणना पूछे तो भारत में नियमित जनगणना सन 1881 ईस्वी में रिपन के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरपोल का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है ना फ्रांस के लियोन में स्थित है। कहाँ है? फ्रांस के लियोन में स्थित है। बात करें हम लोग इंटरपोल की, तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुआ था। इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इंटरपोल का स्थापना 1923 में हुआ था। बात करें सदस्य देश की, किसकी बात करें? सदस्य देश की, तो इसमें सदस्य देश कुल 195 है। सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश इसमें 195। बात करें हम लोग इंटरपोल के अध्यक्ष की, किसकी बात करें? इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नासिर अल रईसी। क्या? अहमद नासिर अल रईसी। अहमद नासिर अल रईसी इंटरपोल के क्या है? अध्यक्ष है। बात करें इंटरपोल की महासचिव की, तो इंटरपोल के महासचिव जर्गेन स्टॉक है। कौन है मित्रों? जर्गेन स्टॉक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत बनाए रखा है? तो वर्तमान समय में रेपो रेट कितना है? रेपो रेट 6.50% है। रेपो रेट कितना है? 6.50%। बात करें हम लोग रिवर्स रेपो की, किसकी बात करें? रिवर्स रेपो की, तो अभी रिवर्स रेपो दर 3.50% है। बात करें हम लोग की रेपो दर होता क्या है? तो जिस दर से आरबीआई कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक को उधार देती है, तो उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की, तो वह ब्याज की दर जिस दर से वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को उधार देती है, तो वह कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो पानी की अधिकतम मात्रा चिकनी बलुई मिट्टी में, मतलब पूछा जाता है सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो बलुई मिट्टी में होती है। अगला प्रश्न है, 1955 से पूर्व निम्न में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो जो अभी एसबीआई है वह क्या था? वह पहले इंपीरियल बैंक था। मतलब 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके एसबीआई कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है, वो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। हम्पी किस नदी के किनारे है? तो हम्पी जो है तुंगभद्रा। किस नदी के किनारे है? हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इससे मंदिर से रिलेटेड दिया हुआ है भगवान ब्रह्मा। तो हम जानते हैं भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। बात करते हैं विश्व की सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा है? कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर। बनाया था इसे किसने? सूर्यदेव वर्मन थर्ड ने बनाया था। लेकिन कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है वह किसके लिए है? तो भगवान विष्णु को समर्पित। किसको समर्पित? विष्णु को समर्पित। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट मंदिर। लेकिन विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? तो लॉर्ड शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ईरानी लेखक नरगिस मोहम्मदी को 2023 के शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं हम लोग शिरीन इबादी। किसकी बात करते हैं? शिरीन इबादी। तो पूछता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली मुस्लिम महिला। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली मुस्लिम महिला हो जाएगा दोस्तों शिरीन इबादी, और ये भी ईरान की थी, और नरगिस मोहम्मदी भी ईरान की थी। बात करें हम लोग सुनीता कृष्णन की। किसकी बात करें? सुनीता कृष्णन की। तो सुनीता कृष्णन जो है महिलाओं के खिलाफ जो सेक्स ट्रैफिकिंग होता है, अर्थात यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाली क्या है? सोशल वर्कर है। कौन? सुनीता कृष्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का
नगर पतन अर्थात बंदरगाह नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, अर्थात बालाकोट भी बंदरगाह था, लोथल भी था, खीरसारा भी था। बात करें हम लोग राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा राज्य में है। किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो पहला होता है राष्ट्रपति, पहले होते हैं, और दूसरा उप संवैधानिक पद कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। बात करें प्रधानमंत्री, तो वरीयता सूची में प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गगनयान। किसके लिए? गगनयान जो है भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन है? गगनयान है। बात करें हम लोग चंद्रयान 4 मिशन की, किसकी बात करें? बात करें हम लोग चंद्रयान 4 मिशन की, तो चंद्रयान 4 मिशन भेजा जाएगा 2028 से पहले। कब भेजा जाना है? 2028 तक भेजा जाएगा। और चंद्रयान 4 जो है वहाँ पर क्या है? चंद्रमा का जो क्या है, वहाँ से लैंडर को वापस लाना है, वहाँ से मिट्टी के सैंपल को वापस लाया जाएगा, जिससे चंद्रमा की भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या है? अध्ययन किया जाएगा। बात करें हम लोग आदित्य L1 मिशन की, तो आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए, क्या? सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन है। हाल ही में एक करेंट से है कि आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? करेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निगार, किसे? निगार शाजी को। किसको? निगार शाजी को आदित्य L1 मिशन के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? इसे यूँ समझ लीजिए, इनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ है? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है दोस्तों? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा का खोज किसने किया? तो हड़प्पा का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि पाकिस्तान में है। बात करें हम लोग अयोध्या की, तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। सौर ऊर्जा से संचालित पहली नाव अयोध्या में चलाई जाएगी। किस में चलाई जाएगी? सौर ऊर्जा से संचालित पहली नाव अयोध्या में चलाई जाएगी। अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो रिवर डॉल्फिन गंगा की सहायक नदी घाघरा और कोसी में पाई जाती है। तो इस ऑप्शन से क्या हो जाएगा? घाघरा नदी। बात करें हम लोग डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है, जिसे 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। बात करें हम लोग डॉल्फिन मैन, तो रविंद्र कुमार, क्या? रविंद्र कुमार सिंह, रविंद्र कुमार सिंह को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ? पटना में खोला गया है। जबकि डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? भागलपुर में खोला गया। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। अगला प्रश्न है, मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रकृति जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को कहा जाता है, तो उसको कहते हैं डेमोग्राफी। ऐसा समझ लीजिए, जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित, मतलब कौन सुमेलित नहीं है? तो गिद्धा भागड़ा पंजाब सही है, वांचो अरुणाचल प्रदेश सही है, मुखौटा नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश में सही है। घूमर, ये मित्रों इसका आंसर हो जाएगा घूमर बिहार नहीं, घूमर लोक नृत्य जो है कहाँ है? राजस्थान का है। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है?
राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी क्या हो जाएगी? तो नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी हो जाएगी इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा नदी। बात करें हम लोग बेतवा नदी की, किसकी बात करें? बेतवा नदी। तो बेतवा नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत से। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। बात करें हम लोग चिनाब नदी, तो बारालच्चा दर्रा के एक भाग पे चंद्र और दूसरे भाग पे क्या है? भागा है। तो यही है ना, क्या बारालच्चा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है। बात करें चंबल नदी, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के नजदीक जाना पाव पहाड़ी से। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायालयों के कितने विभिन्न स्तर है? तो न्यायालय के 3 स्तर है। न्यायालय के कौन है? 3 स्तर है। जिला स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे होता है और देश स्तर पे। मतलब 3 स्तर कौन कौन से है? जिला सत्र न्यायालय है ना, दूसरा हो जाएगा उच्च न्यायालय और तीसरा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा है? तो हम जानते हैं नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। बात करें हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन ने रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक है ना ग्रंथ की रचना किया। क्या? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये सब किसकी रचना है? तो ये सब हर्षवर्धन की रचना है। बात करें हम लोग विष्णुसेन की, तो विष्णु शर्मा, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, जिसका फारसी में अनुवाद, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो अबुल फजल ने किया था। बात करें कालिदास की, तो कालिदास द्वारा बहुत से नाटक का भी रचना किया गया है, जैसे विक्रमोर्वशीयम है, मेघदूत है ना, रघुवंशम है, मालविका अग्निमित्रम है, अभिज्ञान शकुंतलम है और ऋतु संहारम है। ये 7 रचना किनकी है? कालिदास की है। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। जबकि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई, जो कि बिहार के ही रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, डैश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो उद्योग का ऐसा वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर किया गया। जैसे निजी क्षेत्र है, तो निजी क्षेत्र है मतलब उसका कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी क्या है? उसका मालिक है। मान लिया जाए सार्वजनिक है, तो सार्वजनिक है उद्योग, तो सार्वजनिक उद्योग है तो उसका स्वामित्व किसके अधीन होगा? सरकार के अधीन होगा। मान लिया जाए कि संयुक्त है, अर्थात क्या हुआ? संयुक्त उद्योग है मतलब जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का हस्तक्षेप हो। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बना था मुंबई। पहले स्थान पर कौन हो जाएगा? मुंबई। दूसरे स्थान पर हो जाएगा दिल्ली और तीसरे स्थान पर कोलकाता और चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा? चौथे स्थान पर चेन्नई हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से। अगला प्रश्न है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। बात करें हम लोग कैस्पियन सागर की, किसकी बात करें? कैस्पियन सागर की। तो सबसे बड़ी झील, क्या सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगी? सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। बात करें बैकाल झील की, तो सबसे गहरी झील कौन हो जाएगी दोस्तों? सबसे गहरी झील बैकाल झील हो जाएगी। बात करें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत की सर्वाधिक लवणीय झील सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी
ताजे पानी की झील पूछेगा तो वो हो जाएगा बुलर झील। और एक चीज यहाँ हम लोग याद रखेंगे, झीलों के अध्ययन को, झीले के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लेम्नोलॉजी बोलते हैं, लेम्नोलॉजी बोलते हैं, लेम्नोलॉजी बोलते हैं किसको? झीलों और तालाबों के अध्ययन को। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। ये सब प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 4 हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4 हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सन 1700। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 में पहला। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें 1780 से 1784 में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 1792 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1784 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। हैदर अली की मृत्यु हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि, और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। ये सभी प्रश्न छपने वाले प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ सीख करके आप जाएंगे, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। अगला प्रश्न है, WWW का आविष्कार किसने किया था? तो WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली। बात करें WWW की तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। बात करें हम लोग चार्ल्स बेबेज, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर के पिता बोला जाता है। किसको? कंप्यूटर को पिता। ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ है विंट सर्फ और रॉबर्ट ई कान्हा। क्या? विंट सर्फ और रॉबर्ट ई कान्हा को इंटरनेट का क्या? इंटरनेट का पिता बोला जाता है। इंटरनेट का पिता किसे बोला जाता है मित्रों? रॉबर्ट ई कान्हा को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान डैश है? तो भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अजीत डोभाल क्या है दोस्तों? तो अजीत डोभाल वर्तमान में NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बात करें हम लोग राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार, उप सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो उप सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह है। कौन है? पंकज कुमार सिंह है। तो NSA कौन है? तो NSA हो जाएगा अजीत डोभाल, और डिप्टी NSA कौन है? तो पंकज कुमार सिंह है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडारण है? तो वर्तमान के हिसाब से झारखंड हो जाएगा, और झारखंड को जो धनबाद शहर है उसको कोयले की नगरी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में कोयला उत्पादक क्षेत्र क्या है? रानीगंज। क्या है? रानीगंज। किससे है? कोयला से। कोयला लिग्नाइट कोयला को क्या? कोयले की 4 किस्म है, जिसमें से लिग्नाइट कोयला को हम लोग क्या कहते हैं? भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। लिग्नाइट को क्या बोला जाता है दोस्तों? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। मुलायम कोयला की बात करें, सबसे मुलायम कोयला कौन होता है? तो मुलायम कोयला होता है बिटुमिनस कोयला। कौन होता है? बिटुमिनस कोयला। और सबसे सामान्य किस्म की कोयला कौन होता है? तो सबसे सामान्य किस्म का कोयला पीठ होता है। अगला प्रश्न है, पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना? तो हेनरी हार्डिंग। किसने? हेनरी हार्डिंग ने लाया था। क्या? वही ने लाया था चर्बी वाला कारतूस, जिससे 1857 की सिपाही विद्रोह का क्या है? कारण बना। बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 1835 था। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता
सॉरी निम्न में से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में से एक है, तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता संघवाद है। क्या है? संघवाद है। अगला प्रश्न है, डैश की स्थापना 1863 में दादो पांडुरंग और उनके भाई आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया, तो 1853 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रार्थना समाज। हम लोग ऐसे याद रखेंगे, प्रार्थना हम लोग कैसे करते हैं? तो आत्मा से प्रार्थना करते हैं। किससे करते हैं? आत्मा से। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। बात करें सत्यशोधक समाज की, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फुले ने किया। किसने किया? ज्योतिबा राव फुले ने किया। और ज्योतिबा राव फुले की प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। क्या है दोस्तों? गुलामगिरी, जो 1875 में प्रकाशित हुआ था। बात करें हम लोग आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में दयाराम सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती के लिए किया गया था। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या? श्रेष्ठ और कुलीन। आर्य समाज ने ही नारा दिया था गो बैक टू वेदास, अर्थात वेदों की ओर लौटो। बात करें हम लोग ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे अधिक गर्म ग्रह भी शुक्र को बोला जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सभी उपमा किस ग्रह को दिया गया है? तो ये सभी उपाधि या उपमा शुक्र ग्रह को दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण कराया था? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, उन्हीं ने निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। बात करें चोल वंश की राजधानी, तो चोल वंश की राजधानी जो है तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर थी। चोल वंश को हम लोग है ना स्थानीय स्वशासन और नौसैनिक शक्ति के लिए जानते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो हम जानते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग, अर्थात द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यहाँ एक पुस्तक दिया गया है जस्टिस फॉर द जज, तो यह जस्टिस फॉर द जज भारत के 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? रंजन गोगोई की क्या है? आत्मकथा है। पूछेगा जस्टिस फॉर दी जज पुस्तक के लेखक कौन है? तो रंजन गोगोई है, जो कि कहाँ के हैं? असम के हैं। हाल ही में रंजन गोगोई को असम सरकार की सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार असम वैभव, क्या? असम वैभव से सम्मानित किया गया। किसको? रंजन गोगोई को किया गया। बात करें अभी हम लोग वर्तमान में सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है। कौन है दोस्तों? डीवाई चंद्रचूड़ है, जो 47वें क्रम की है। अगला दिया हुआ है एक ऑप्शन, वैंडिड क्वीन ऑफ इंडिया, तो फूलन देवी। किसको? फूलन देवी को हम लोग बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला ऑप्शन है माई म्यूजिक माई लाइफ, तो एक थे पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर, जो सितार बजाते हैं। उनकी आत्मकथा क्या है? माई म्यूजिक माई लाइफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। पूछता है कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो कोनेरू हम्पी का खेल शतरंज से है। किससे है? शतरंज से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर डैश में आयोजित किया जाता है? तो रेत कला उत्सव मनाया जाता है ओडिशा में। ओडिशा में मनाए जाने वाले कुछ पर्व त्योहार को देखते हैं, जैसे रज महोत्सव। क्या? रज महोत्सव। रथ यात्रा। क्या? रथ यात्रा। ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? ये सब ओडिशा में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आ रहा होगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, जरूर सीखने को मिलेगा, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। अगला प्रश्न है, 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा के अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायी है
और दूषक सूक्ष्मजीव किन्बल के खट्टेपन है, तो ये दिया था लुई पास्चर। अर्थात लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन के बारे में बताया, और लुई पास्चर जो है रेबीज के टीका और दूध की पास्चुराइजेशन, किसके, रेबीज के टीका और पास्चुराइजेशन का खोज किसने किया है, तो लुई पास्चर ने किया। बात करें हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो क्या है, प्रथम प्रतिजैविक या पहला एंटीबायोटिक क्या था, पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किसने किया है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अगला प्रश्न है, पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप, पत्ते, जड़ें और कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्न में पूरे तने पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ये सब पादप जगत का है। अगला प्रश्न है, किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैस के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों में आंशिक दाबों के योग के बराबर होते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है, कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल विज्ञान चक्र, मतलब हाइड्रोलॉजिकल चक्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है, आमतौर पर मांसपेशी को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ में इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्सम लवण। क्या हो जाएगा, एप्सम लवण। बात करें हम लोग एप्सम लवण की, तो एप्सम लवण का सूत्र क्या होता है, MgSO4 इंटू 7H2O। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन है। बात करें हम लोग पोटास फिटकिरी या फिटकिरी की, तो K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2O। बात करें ग्लोबल साल्ट, तो ग्लोबल साल्ट का क्या होता है, ग्लोबल साल्ट का सूत्र होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व का आयनन सबसे बड़ा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। यहाँ इस प्रश्न पे हम लोग विचार करते हैं। हम जानते हैं जो ग्रुप है, क्या है, जो ग्रुप है, ग्रुप में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो आयन का साइज जो क्या होता है, छोटा होता है। तो ये सभी जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ये सभी ग्रुप 3 के सदस्य हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, सोडियम आता है। अर्थात आयन का सबसे बड़ा आयन किसका होगा, सोडियम का होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल का द्रव्यमान होगा, तो 1 मोल का द्रव्यमान निकालेंगे, फिर 10 का, तो किसी का भी परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिए, वो 1 मोल के बराबर होता है। तो कार्बन का क्या होगा 12 और ऑक्सीजन 16 दूना क्या होगा 32, तो क्या हो जाएगा 44 1 मोल का, तो 10 मोल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 440 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान की खोज किसने किया था, तो इस जी के मान का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और बात करें जी का, तो जी का वैल्यू अर्थात ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बात करें हम लोग इस जी की, तो ये होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, किस मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी हो तो वह कहलाती है, सीधा सीधा समझिए, पारा या मरकरी का जो मिश्र धातु होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अमलगम बोलते हैं। बात करें पीतल की, तो पीतल में तांबा और जिंक होता है। पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का। बात करें सोल्डर, तो सोल्डर में क्या होता है, शीशा और टीन होता है। बात करें कांसा, तो कांसा में क्या होता है, तांबा और टीन होता है। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानवों में नर युग्मक निम्न में से किस गुणसूत्र का अभाव होता है, तो जो मेल होते हैं, क्या, जो मेल होते हैं उसमें एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, लेकिन जो फीमेल होती हैं उसमें सिर्फ एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। इसीलिए क्या है, बच्चों में लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। किसके क्रोमोसोम से होता है, पुरुष के क्रोमोसोम से होता है, लेकिन सोसाइटी में क्या है, महिलाओं को ही गलत ठहराया जाता है। अगला प्रश्न है,
कोयले और पेट्रोल के दहन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो कोयला और पेट्रोल के दहन से N2 और S का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के पर। अगला प्रश्न है, अंडप का भाग नहीं है, तो हम यहाँ ऑप्शन में जो दिया हुआ है उससे अंडप का भाग नहीं है पुंकेसर। पुंकेसर जो है ना, पुष्प का नर युग्मक है। पुष्प का कौन सा युग्मक है दोस्तों? तो पुष्प का नर अंग है। पुंकेसर क्या है? पुष्प मतलब फूल का क्या है? नर अंग है। अगला प्रश्न है, आप आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 का निर्धारण करेंगे। सीधा सीधा है, उसका अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो वही उसकी सारणी हो जाएगी। तो ये सारणी 3 का सदस्य होगा। अगला दिया हुआ है, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से डैश होता है। तो कील का घनत्व क्या होता है? पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए क्या है, वह पानी में डूब जाता है। तो जिसका घनत्व अधिक होगा वह डूब जाएगा, और जिसका घनत्व कम होगा वह ऊपर क्या हो रहेगा? तैरता रहेगा। अगला प्रश्न है, सोडियम को डैश में संग्रहित किया जाता है। हम जानते हैं सोडियम जो है बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए उसे मिट्टी के तेल में डुबो करके रखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शक्ति का ऐसा यूनिट है, तो हम लोग जानते हैं शक्ति का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का यूनिट क्या होता है? वाट। एक होता है शक्ति का यूनिट HP, तो 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या? कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। बात करें हम लोग कूलम की, तो क्या है? आवेश। क्या? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। बात करें एम्पियर, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? एम्पियर है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है कि फोकस दूरी कितनी होगी? सीधा याद रखिएगा, f जो होता है फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है? यहाँ सीधा समझिए, V इक्वल टू क्या होता है? W/Q, अर्थात यूनिट चार्ज को क्या है? अनंत से किसी दिए गए स्थान में जो लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वही विभवांतर, अर्थात V इक्वल टू W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर क्या होगा? V इंटू Q। तो V विभवांतर कितना है? 11 है। Q कितना है? 4। तो 11 को 4 से गुना करेंगे तो 4 जूल, अर्थात जो वर्क डन किया जाएगा कितना जूल किया जाएगा? तो वो वर्क डन 44 जूल होगा। अगला प्रश्न है, पौधे का वह हिस्सा जो प्रकाश से दूर चला जाता है, तो पौधे का वह हिस्सा जो प्रकाश से दूर होता है उसके हम लोग ऋणात्मक प्रस्थानुपंत मतलब क्या है? निगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। जैसे जड़, क्या? जैसे जड़। लेकिन जबकि बात करें तना और पत्ती की, तो वो क्या होता है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा है? सीधा सीधा हिसाब है कि किसी भी माध्यम में ध्वनि का जो वेग होता है वह ताप पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। क्या? किसी भी माध्यम में ध्वनि का वेग उसके ताप पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। लेकिन प्रकाश का वेग ताप बढ़ने से बढ़ता है, ये याद रखें। अगला प्रश्न है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, तो समय के साथ किसी वस्तु के ग्राफ को दिखाने वाले को क्या बोलते हैं? वेग समय ग्राफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेग समय ग्राफ। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा किससे बनी है? तो मानव त्वचा जो है एक्टोडर्मल कोशिका से बनी है, जिसमें 7 क्या है? लेयर होते हैं। बात करें संयोजी ऊतक, तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त है, रक्त क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है। अगला प्रश्न है, डैश तत्वों के गुणों में व्याप्त प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये हो जाएगा N/P। ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर वाले में ये सब चीजें है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक आबंध, इलेक्ट्रॉनिक निरपेक्षता, परमाणु आकार, ये सब तत्वों के गुणों में
व्याप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? अणु। लेकिन बात करें किसी तत्व की, क्या? किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई, तो वह हो जाएगा परमाणु। क्या हो जाएगा? परमाणु। ये था हमारा आज का डिस्कशन। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए